हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। बायोट-सेवर्ट लॉ हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। इस वाले लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके, या फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बोलो। उसके बाद स्पेशल केसेस पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ का। फिर परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी में रिलेशन निकालेंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इनफाइनाइट वायर के कारण। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इनफाइनाइट, पहले तो फाइनाइट वायर का निकालेंगे, उसके बाद स्पेशल केस लगा के इनफाइनाइट का भी निकालेंगे, सेमी इनफाइनाइट का भी निकालेंगे। तो अभी देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ का। तो राइट हैंड स्क्रू रूल्स होता है। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू किसे कहते हैं? जैसे ये जो है ना, ये राइट हैंड स्क्रू है। मतलब अगर ये खुलेगा लेफ्ट से ऐसे, लेकिन अगर बंद हो रहा है राइट से, तो इसको कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल्स। लेफ्ट से खुला ऐसे रोटेशन से, और राइट से बंद हो रहा है, तो इसको कहते हैं राइट हैंड स्क्रू। अब ऐसे सिमिलर इसकी केसेस देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसमें ये जो है ना, लेफ्ट से बंद होता है और राइट से ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल्स। ये लेफ्ट हैंड से बंद हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे घुमाने से। और इसी सेम ऐसे देखिए, सॉरी नीचे शायद देख नहीं रहा होगा आपको। देखिए ये जो है ना, ये जो है ना, ये लेफ्ट हैंड, सॉरी ये राइट हैंड है, क्योंकि राइट से ये बंद होता है। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है ये राइट हैंड नहीं है, ये लेफ्ट हैंड है, क्योंकि राइट हैंड से ये खुलता है। ये देख लो खुला, और ये ऐसे बंद होगा। और सिमिलर चीज़ें हैं, ये राइट हैंड से क्या, ये राइट हैंड से बंद होता है और ये लेफ्ट से खुलता है। मतलब इस दोनों के रोटेशन में इसको कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल्स। अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल्स क्या कहता है वो देख लो। पहले तो देखते हैं कि कहता है क्या है। देखो कहता है ये है कि अगर मान लो कोई करंट कैरिंग ऐसे वायर है ना, इस तरह के, तो यहाँ पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आपको पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, पी पॉइंट पर निकालना है। एक सेकेंड बेटा, ये एक एक्स वाई करंट कैरिंग वायर है। ओके, और ये करंट ऐसे जा रहा है, इसमें ये आर है पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का। ओके, पी पॉइंट लिखा ही हुआ है, यहाँ है इसका पोजीशन, ये एंगल थीटा है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप जब देखेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है μ0/4 आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें क्या है, क्या आ रहा है कि आप राइट हैंड स्क्रू रूल को, हैंड स्क्रू रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ राइट हैंड स्क्रू इज रोटेटेड अलोंग द वायर सो दैट इट एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, इस तरह से रोटेट करें राइट हैंड को, ऐसे जैसे मान लीजिए हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट ही नहीं हो रहा। तो ये जो है ना, ये मान लो अगर नहीं होता है ना, तो इसका तरीका है ये ऐसे है। तो एक करंट के डायरेक्शन में तो नहीं है ऐसे, ये करंट के नीचे वाले डायरेक्शन में ऐसे बंद करेंगे ना, आप करंट के डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है। पता नहीं ये है शायद, इसका ये हो गया, इसी से कर लीजिए। ये राइट हैंड ऐसे करके ये बंद हो रहा है। अब ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो रोटेशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। मतलब कहने का, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे घूम रहा था, तुम सीधा देखना, राइट हैंड अगर लगाना हो से घूम के अंदर की तरफ जाएगा ये। तो ये डॉट है, और चूंकि इधर से बाहर निकलेगा तो यहाँ, सॉरी अंदर जाता है तो हम क्रॉस लगाते हैं, और बाहर निकलता है तो हम डॉट लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हम देखते हैं। देखो जब एरो, एक चीज तो तुमको क्लियर हुआ होगा कि अंदर कैसे हुआ, नहीं हुआ ना, तो तुमको मैं ये राइट हैंड स्क्रू के फच्चर में फंसना ही नहीं। अगर डायरेक्शन निकालना हो तो तुमसे लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज राइट हैंड स्क्रू रूल्स। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी 1 नंबर में ऐसे। ठीक है, शायद अब जिस तरह का फिजिक्स का स्टैंडर्ड है क्वेश्चन पूछने का, नहीं पूछे, लेकिन मान लो अगर पूछते तो राइट हैंड स्क्रू रूल्स ये कहता है कि जो स्क्रू का एडवांसमेंट है ना, अगर करंट के अलोंग हो, स्क्रू उस तरह से बढ़े जिधर करंट का डायरेक्शन है, तो रोटेशन ऑफ द स्क्रू जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। अब उसको करना क्या है, ये तो ठीक है, ये इसके अलोंग है। अगर नहीं समझ में आया तो सीधा करो। देखो थंब, एक तो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट बात जो तुमको याद रखनी है डायरेक्शन में, वो ये कि अगर थंब करंट के डायरेक्शन को बताता है, तो ये जो पाम है ना, ये फिंगर, ये वाला चीज,
वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। अब यहाँ पर ये पाम का जो डायरेक्शन है, एक इस सिंपल केसेस में बता देता हूं मैं, ये करंट है, ओके। अब इसको जैसे रोटेट कराओगे ना, ये खटखट मारे तो अंदर की तरफ, और ऊपर नहीं लगे तो बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ। मतलब कहने का, एक बार और क्लियर कर लो, मतलब कहने का अगर करंट के डायरेक्शन में थंब है तो फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को देगा। ये फिंगर का डायरेक्शन है, अंदर देगा, ये ऊपर की तरफ देगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका, ठीक है। मेरा जो तरीका है, वो रूल जो है मेरा वो ये कि आप जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ना, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, आप क्या करो, उसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब को कर दो और इस फिंगर को पोजीशन वेक्टर के अलोंग करो। तो पाम का जो डायरेक्शन होगा, ये जो पाम है उसका जो डायरेक्शन होगा, दैट विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड। या सिंपल, तुम अगर इससे पहले जो मैंने बताया था कि अगर करंट के डायरेक्शन में थंब को करते हो तो फिंगर का रोटेशन तुमको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, ओके। तो फिंगर का इधर रोटेशन किधर है, अंदर की तरफ, और इधर का रोटेशन किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब 2-3 तरीके हैं, इससे तुम निकाल सकते हो। तो एक काम करता हूं मैं, ये दूसरा तरीका मैं लिख देता हूँ, रोटेशन वाला, ठीक है, ये इजी रहेगा। वैसे तो मेरा अपना तरीका है कि पाम के डायरेक्शन से हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन बार बार बुक में वही चीज आएगा। तो एक बार कर लो ऐसे, इफ वी स्ट्रेच our right hand palm such that thumb gives the direction of current, then the direction of rotation of finger, direction of rotation of finger gives direction of magnetic field. Of magnetic field, ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। अब मान लो यही करंट है, इस तरह का करंट है, ठीक है, ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, स्ट्रेट वायर है, इसका करंट नीचे की तरफ है। अब इसके केस में तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक तरीका है कि करंट के डायरेक्शन को पलट दो, क्योंकि फिंगर इसमें रखने में सुविधा होगी, और ये अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको क्या कर दो, ऊपर की तरफ कर दो। मतलब करंट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दो सुविधा के लिए। अगर नहीं तो तुम कर सकते हो, तो ऐसे कर लो, ये थंब को इधर लाओ, फिर इधर, ये बाहर की तरफ है, और ये इधर तो बाहर की तरफ हो गया, अब इधर निकालना तो इधर अंदर की तरफ हो जाएगा। ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दो, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसको अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, स्पेशल केसेस निकालना। देखो स्पेशल केसेस क्या है, ये स्पेशल केसेस जो है ना, तकिया कलाम है किसका, हर एक फिजिक्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स लॉज में क्या आते हैं, स्पेशल केसेस आते हैं। तो देखो स्पेशल केसेस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है, ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ का स्पेशल केसेस देखो। सबसे पहला क्या है कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, I dl नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 0 अपॉन r, यही तो है r स्क्वायर, तो ये पूरा क्या कर देगा 0, और साइन 180 को भी क्या कर देगा, 180 भी क्या हो जाएगा 0। अब इसका फील लो कि ऐसा क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये P पॉइंट इस करंट कैरिंग वायर पर आ जाएगा। अब ये बात याद रखना हमेशा,
जब भी करंट कैरिंग वायर पर हो या 180 होगा तो ये पूरा घूम करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो जब पॉइंट जो है ना वायर पर हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मतलब जब पी पॉइंट जहां हमको पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या करे, करंट कैरिंग वायर पर लाई करे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये चीज तुम्हारा यहाँ है। दूसरा केस देखो, इफ केस नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 नहीं है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके ने, तो ये हो जाएगा यहाँ म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। यहाँ समझ में आई बात है इतनी। ये हो गया आपका, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, यहाँ पर मिनिमम है 0 है, बट वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब ये परपेंडिकुलर जब आ जाएगा ना 90 डिग्री, यहाँ पर ये पी पॉइंट 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हारा स्पेशल केसेस बायोट से बतलाता है। ओके, अब हमें स्पेशल केसेस समझ में आ गया, तो अब हमें एक ना रिलेशन पढ़ना होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। ठीक है, इसको रफ करते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, यहीं पर समझ लेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, इसको रफ करें। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है, अब परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी के बीच रिलेशन निकालना है। मतलब कहने का म्यू एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, सॉरी पहले परमिटिविटी लिखा है तो इतना एंड म्यू नॉट के बीच। ठीक है, देखो होता क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकते हो तुम बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इतना लिख सकते हो, इनटू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 इतना लिख सकते हैं। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को क्या लिखते हैं, 10 की पावर -7 इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन इतना, इसको क्या लिखेंगे, ये मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ा ही है। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो ये जो लिखेंगे ना इसको ऊपर करेंगे तो 1/9 इंटू 10 की पावर क्या होगा, 9। ओके, और ये चीजें जो है ना ये नीचे ले आओ तो 1/9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 16। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये देखो ये कुछ दिखेगा तुमको 10 के पावर 8 का स्क्वायर, और बताओ मुझे ये c इक्वल टू नहीं पढ़ा है तो ये कहाँ से लिखे हो पता है ना, कल ही बताया था मैंने। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। ठीक है, ये तुमको बताया था एम्पियर, सॉरी टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आइडियल देख लो, ये यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पर टेस्ला मीटर पर एम्पियर, मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, या हाँ मीटर स्क्वायर, या आइडियल रियल नहीं मीटर पर एम्पियर। ओके, तो ये जो है ना टेस्ला पर मीटर पर एम्पियर। अब ये जो है ना यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/c²। ओके, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट c इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका c की वैल्यू। क्लियर है इतना? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का। ओके, इसको रफ करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक स्ट्रेट मतलब अभी बताया था मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर वायर एट सेंटर एंड सर्कुलर वायर
मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं, 3 कंडीशन में आपको पढ़ना है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर वायर के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम स्ट्रेट करंट वायर, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। फाइनाइट देखिए, मान लीजिए ये है इस तरह का और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और ये पी पॉइंट है और यहां से ये ऐसे और यहां से इस तरह से ये है। हमें ये दिया हुआ है, यहाँ ये डॉट लाइन है, यहाँ पर ये इसके साथ स्ट्रेट हमने बनाया हुआ है। देखो एक जो एंगल है ना वो कितना है, एक एंगल है φ1, मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो है φ1, ऊपर वाला जो एंगल है ये है φ2। ओके, और ये यहां से मान लीजिए सपोज कीजिए करंट कैरिंग वायर है ना, ये गिवन है φ1 एंड φ2 गिवन है, ठीक है। इसका एंड पॉइंट है x एंड y। ओके, अब a डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, क्लियर है। इतना तो दिया हुआ है, लेट I करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, पासिंग थ्रू द कंडक्टर, a distance of point P from straight current carrying wire, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब यहां पर φ1 एंड φ2 जो है ना, φ1 एंड φ2 आर एंगल मेड बाय एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, इसमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। φ1 और φ2 तो एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम क्या करेंगे, यहां एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, IDL, ठीक है, और यहां से इस P पॉइंट को मिला देंगे। ओके, ये जो है ना, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, फाइ, ठीक है। ये जो करंट एंगल हमने माना है, ठीक है, कि ये जो करंट एलिमेंट इस P पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, फाइ बना रहा है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। अभी पढ़े थे आप, करंट एलिमेंट पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो हम फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ लिख सकते हैं, फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ TB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R क्यूब, सॉरी R स्क्वायर, R क्यूब नहीं R स्क्वायर, क्योंकि R क्यूब तो तब लिखते हैं जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो ये R है, ठीक है, आइडियल यहां है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहां पर इन ट्रायंगल, ये जो है ना P है, Q है, R है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इस PQR ट्रायंगल में क्या होगा, तो थीटा प्लस फाइ प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर अगर थीटा इक्वल टू ले तो कितना हो जाएगा, इसको साइड में लाए 90 माइनस 5। ओके, अब हम इस थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। अब देखो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 माइनस 5 अपॉन R स्क्वायर। ये है, देखो अब इसको आगे लेके कैरी करो, यहां से बढ़ो,
इसको जब यहां से इसको आगे लिखेंगे ना बेटा, तो देखो ये काम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में हर एक जो अननोन चीज है उसको नोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएल है, ये भी क्या है, करंट एलिमेंट हमने छोटा मान लिया है, वो कितना है उसको लाना है, फिर आर को लाना है। तो एक काम करो, ये थीटा तो ठीक है, हम थीटा की वैल्यू अभी पुट नहीं करना चाहते, तो या पुट कर लिया तो कोई नहीं, इसको तो रहने दो, तो इक्वेशन 2 बना लो, ठीक है। और इक्वेशन 2 बना लिया। अब डीएल एंड आर क्या है, अननोन चीज है, तो सारे अननोन चीज को नोन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, होगा क्या, जैसे ये पूरा लेंथ सपोज करो एल है, और तभी तुम यहां छोटा सा डीएल मान सकते हो। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो है ना, फिर से पी क्यू आर, अगेन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ए पी क्यू आर ट्रायंगल में देखें तो क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू पी अपॉन बी या एल अपॉन, सॉरी यहां पर tan एल अपॉन ए, नहीं तो एल अपॉन ए लिखेंगे, और एल इक्वल टू ए tan फाई। कोई दिक्कत हो तो बताना। डिफ्रेंशिएट करें इसको, हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग एवं डी एल अपॉन ए सेक स्क्वायर फाइव, डिफ्रेंशिएटिंग एवं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, फाइव। तो विथ रिस्पेक्ट टू फाइव करोगे ना, डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, फाइव के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डीएल अपॉन डी फाइव, डीएल अपॉन डी फाइव इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव, तो dl इक्वल टू a सेक स्क्वायर 5 इंटू डी फाइव। कोई दिक्कत? अब इतना तो हमें समझ में आ गया, dl की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें r की वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा लंबा इंटीग्रेशन है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा चलता है, बस सिंपल सा अप्रोच यही है कि जो अननोन चीज है उसको नोन में लाओ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसमें जो r वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है। तो यहां पर हम जानते हैं cos फाइव इक्वल टू क्या होता है, इसी ट्रायंगल में cos फाइव इक्वल टू बी बाई एच ए अपॉन आर, ओके। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a सेक फाइव। तो हम क्या करेंगे अब, dl एंड r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dl एंड r इन इक्वेशन नंबर 2। अगर इसमें रखे तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, dl की जगह पर क्या हम लिखेंगे बेटा, a सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव इंटू साइन 90 माइनस थीटा, फाइव को क्या लिखेंगे, cos फाइव अपॉन आर स्क्वायर, a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, और सेक स्क्वायर फाइव इसको कैंसिल कर देंगे, ए कैंसिल हो जाएगा यहां पर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाइव इंटू डी फाइव अपॉन ए, ओके, डीबी। इतना तो हो गया। अब हमें इंटीग्रेट करके पूरे इस वायर का हमको क्या करना है, मैग्नेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूं मैं, और इसके बाद इंटीग्रेट करके मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वायर की वजह से। इसको रफ करिए, dB मतलब b की वैल्यू निकालनी है आपको, तो b इक्वल टू डिविएशन ऑफ dB और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाइव इंटू डी फाइव अपॉन ए, ओके। कहां से कहां तक है, देखो लिमिट लगाना है मुझे, तो ये हम आधार मानते हैं, तो ये -φ1 होगा क्योंकि इससे नीचे वाला और इससे ऊपर वाला, तो नीचे वाले को -φ1 मानो और ऊपर वाले को क्या मानोगे, φ2, ओके। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए -φ1 φ2 cos फाइव डी फाइव, ओके।
तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई। ओके, ये क्लियर है कि यहाँ कोई मिस्टेक हुआ है? कॉस 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 साइन, ठीक है, ठीक है, तो ये सही है, कोई नहीं। -φ1 φ2 और इसको रखोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई की जगह पर कितना लिखेंगे φ2 माइनस साइन माइनस φ1 और ये है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और साइन φ2 प्लस साइन φ1। ओके प्यारे बच्चों, तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इक्वल टू साइन φ1 प्लस साइन φ2 इक्वल टू b। तो ये हो गया आपका b। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकल गया आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, ठीक है। अगर मान लीजिए आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का आपने निकाल ली, अगर मुझे ये निकालना हो कि इसका इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का निकालना है, ठीक है। अब इनफाइनाइट का क्या होगा, इसको थोड़ा सा यहां पर रफ करो तो क्लियर होगा सब बातें, ठीक है। तो स्पेशल केसेस, ठीक है प्यारे बच्चों, स्पेशल केसेस। ओके, तो स्पेशल केसेस में क्या है? केसेस में सबसे पहले ये लेना है, पहला फॉर इनफाइनाइट वायर। अब तुमसे मान लो एग्जाम में पूछे कि इनफाइनाइट वायर का निकालो, ठीक है, तो तुम क्या करना, मार्क्स देख लेना, 1 नंबर का है तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट करो। एक काम करो, करेंगे क्या पहले वो समझा दो। देख φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू π/2 लिखना होगा तुमको। कैसे? ये इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत दूर, तो ये दूर जाते जाएगा, तो मतलब क्या होगा, एक ऐसा जगह पर मीट करेगा जहां ये लगभग परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हो जाएगा। सेम यहाँ भी ऐसे जाता जाएगा, एक ऐसी जगह पर मिलेगा जहां लगभग ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये π/2 होगा और हम लिखेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ओके, साइन π/2 प्लस साइन π/2, ओके, और ये पाई 1 हो जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई के 1 प्लस 1, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, बी इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये तो b की वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों, एक क्लियर है। दूसरा है, ओके, दूसरा नंबर ये है, अगर मालूम मतलब समझ में आया, अगर इनफाइनाइट वायर का होगा तो तुम φ1 और φ2 की जगह पर क्या लिखोगे, π/2, ठीक है, और सीधा लगा करके इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू इतनी लाओगे। जब लंबा क्वेश्चन हो 3 मार्क्स में हो तो 1 मार्क्स में है तो वैल्यू पुट करके निकाल देना ये, ठीक है। अब इंडिविजुअल के लिए क्या डिराइव करें, एक जनरल के लिए डिराइव कर दिया, बाकी सब निकालते रहो तुम। अच्छा, दूसरा क्या है, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब आधे, एक तो इन्फिनिटी तक जाता है और ये यहां पर ऐसे पी पॉइंट, तो एक के लिए कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, φ1 0, और दूसरे के लिए कितना होगा, 90 डिग्री, तो φ1 की वैल्यू 0। और फॉर यहां पर लिख देता हूं, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर सेमी इनफाइनाइट के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड φ2 इक्वल टू क्या होगा, π/2, ठीक है। तो ये b इक्वल टू जो होगा ना वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ओके, साइन 0 प्लस साइन π/2, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आई बात है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, π/1, तो b इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान लो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, ये भी L/2 हो, ये L/2 हो, थोड़ा सा गंदा हो गया, तो तुम डिफरेंट केसेस में क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, नहीं L/2 हो तो L/2, अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ, एंगल तो पता ही नहीं है, बाइसेक्टर है, तो साइन φ हो जाएगा यहाँ पर 2 φ, तो म्यू नॉट आई मतलब यहाँ पर
साइन, अगर वैल्यू पुट करें फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो यहाँ थर्ड नंबर में लेते हैं फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं रफ करके इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थर्ड नंबर में है, फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब φ1 = φ2 = 5 होगा, और b = क्या होगा, μ0I/4πa sin φ प्लस sin φ, नहीं φ1 φ2 को इक्वल कर देंगे, μ0I2 sin φ/4πa, ओके। तो 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0I sin φ/2πa, ओके। ये हो गया b, क्लियर है फाई का। अब चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पर ये तो ये फाई है, तो किसी एक की वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, नहीं, इसको रफ कर दीजिए आप। तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन फाई = क्या हो जाएगा, L/2/a, नहीं, ये यहाँ से डिस्टेंस है, और चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आधा आधा करना है, या मान लो कि यहाँ पूरा लेंथ क्या है, L है, तो ये ऊपर क्या होगा L/2 और नीचे भी क्या होगा L/2, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई की वैल्यू L/2a, नहीं, तो यहाँ साइन फाई की वैल्यू लिख दीजिए, b = μ0I/2πa इंटू साइन फाई की वैल्यू क्या हो L/2a, तो μ0I/4πa², बस 1 मिनट। क्लियर है, ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इससे बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ओके।